गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जांगड़ा आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं आप लोगों का। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हरियाणा के एग्जाम्स जो एक एक करके लगातार आने लग रहे हैं, नोटिफिकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन आने लग रहे हैं, उसी प्रकार से उस चीज को नीड को देखते हुए मैंने एक नई मुहिम शुरू की है, नया कैंपेन टाइप में शुरू किया है कि भाई हम लोग रोजाना आपको इस चीज के लिए रोजाना एक वीडियो डाल लेंगे 10 से 15 मिनट की, और वो जो वीडियो होगी अपनी कंप्लीट, वो जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो हुए हैं हरियाणा के, लगभग 60 से 70 के बीच में एग्जाम्स हो चुके हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के, ऐसे एग्रीकल्चर ऑफिसर के, ऐसे बहुत सारे जगह पे अच्छे अच्छे एग्जाम्स हो चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, लगभग हरियाणा के एग्जाम्स में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं किसी किसी जगह पे। बहुत सारे बच्चों की ये टेंडेंसी होती है, मन में ये विचार आता है कि भाई चलो क्यों पढ़े, हरियाणा जीके पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं, इंग्लिश ना पढ़ के भाई इंग्लिश के अंदर तो 6 क्वेश्चन आएंगे, तुक्का मार देंगे, 3 क्वेश्चन भी ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं पे जाके 3 तुक्के मार दिए, 3 ठीक हो जाएंगे, 3 भी हो गए तो भी बहुत ज्यादा रहेगा। ऐसे तुक्के मारने की टेंडेंसी होती है। अरे भाई तुक्के अगर मारना चाहते हो तो आप हरियाणा जीके पे भी मार लो, उस पे भी आपके आधे ठीक हो जाएंगे, उसको क्यों पढ़ते हो आप लोग? हिंदी पे भी मार लो, उसको क्यों पढ़ते हो आप? मतलब ये है कि तुक्के वाली जो टेंडेंसी है आप लोगों की, उसको आप जितना जल्दी उसको छोड़ दो, और ये 10-10 मिनट की जो वीडियो बनेगी आपकी, इसको रोजाना देख लो। इससे ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जाम्स जो होगा वो किस पैटर्न पे आएगा। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए 2-3 टॉपिक होंगे, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, जिसको अलंकार कहते हैं इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर अलंकार कहते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपके स्पेशल 2 वीडियो बनाऊंगा। उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो लिमिटेड कंटेंट होता है, जिसकी वीडियो मैंने देखा था कि पूरे पूरे यूट्यूब के ऊपर ना के बराबर वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं शुरू कर लेता हूं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का जो अपना प्रैक्टिस सेट होगा, ये एचएसएससी ने जो पेपर लिया था हरियाणा वन विभाग का 2017 के अंदर, इसके ऊपर आपका पेपर आया था। 2017 के अंदर पेपर आया था ये एचएसएससी वन विभाग का। इसमें 6 क्वेश्चन आए थे, 5 ही क्वेश्चन आए थे, सॉरी, इसमें 5 क्वेश्चन आए थे टोटल, और 5 के 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख रखे हैं। एक बार मैं आपसे कहता हूं कि आप इनको एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार फटाफट आप करने की कोशिश करो कि आप 5 में से कितने तुक्के मार सकते हो। तुक्के मारने में अगर आप एक्सपर्ट रहे तो फिर तुक्के मार लेना, अदरवाइज पढ़ लेना भाई, ठीक है। एक बार शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है कॉन्टेम्पलेट। प्यारे बच्चों, मैंने ये नहीं कहा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये कि ये वर्ड्स आपके पेपर में आएंगे, लेकिन आप मेरे वर्ड मीनिंग की सीरीज देख लो, ए से जेड की हमने शुरू कर रखी है प्लेलिस्ट में जाके, वोकैबुलरी की सीरीज, उसमें आप रोजाना आप 20-20 मिनट की वीडियो देख सकते हो। उसमें वेरियस एग्जाम्स के लिए आपको वोकैब आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको सबसे पहले जो वर्ड आपको दिख रहा है कॉन्टेम्पलेट। प्यारे बच्चों, कॉन्टेम्पलेट जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर गहन अध्ययन करना, मतलब बहुत बारीकी से उस चीज को सोचना, और सोचने की इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टेम्पलेट कहते हैं। दूसरे शब्दों में, आसान भाषा में देखो, ये जो वर्ड होते हैं ये पर्यायवाची है। देखो इसके अंदर क्या पूछा है इसने? सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। और एंटोनिम लिखा मिले, कहीं पर आपको एंटोनिम लिखा मिले, तो इस एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द लिखा मिलता है। कभी कभी आपको सिनोनिम ना लिखे सेम वर्ड भी पूछ लेगा, लेकिन जनरली हरियाणा पेपर में आपको सिनोनिम ही लिखा मिलता है। इसका मतलब कॉन्टेम्पलेट है, और कॉन्टेम्पलेट का मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर गहन अध्ययन करना। क्या करना? गहन अध्ययन करना। और गहन अध्ययन करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थिंक अबाउट कहते हैं। क्या कहते हैं? थिंक। थिंक का मतलब भी क्या होता है? सोचना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन का मतलब सोचना। प्यारे बच्चों, सोचने से रिलेटेड देखो एक वर्ड होता है, आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। इंट्रोस्पेक्ट। देखो, इंट्रोस्पेक्ट। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, 2 वर्ड बताता हूं, बहुत बार पेपर में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। एक होता है रिट्रोस्पेक्ट, रिट्रोस्पेक्ट। एक होता है सर्क्यूमस्पेक्ट। देखो 3 वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक तो इंट्रोस्पेक्ट, एक रिट्रोस्पेक्ट, और एक आपका सर्क्यूमस्पेक्ट। देखो एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि तीनों के अंत में क्या है? स्पेक्ट आया। देखो चीजों को तोड़ के देखा करो। स्पेक्ट जो वर्ड है, आपने कहीं ना कहीं स्पेक्ट वर्ड पढ़ रखा होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, स्पेक्टिकल्स हम लोग बोलते हैं। स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है? चश्मा होती है। स्पेक्टिकल्स मींस क्या होता है? चश्मा। देखो जो चश्मा आप लगाते हो, नजर के चश्मा होता है। स्पेक्टिकल्स का काम क्या होता है? देखना। अरे हाँ या ना? स्पेक्टिकल्स का काम क्या होता है? देखना। मतलब स्पेक्ट वर्ड जहां पर भी मिले, इसका मतलब क्या होता है? देखना होता है। इसका मतलब ये होगा कि इंट्रोस्पेक्ट हो चाहे रिट्रोस्पेक्ट हो चाहे सर्क्यूमस्पेक्ट, इसका सबका मतलब किससे रिलेटेड है? देखने से। इसमें भी स्पेक्ट है, इसमें भी स्पेक्ट है, इसमें स्पेक्ट है, सबका मतलब क्या होता है? देखना। अब देखो वर्ड आया इंट्रो। इंट्रो का मतलब क्या होता है? अंदर। इंट्रो मींस क्या होता है? अंदर। इंट्रो मतलब अंदर की तरफ झांकना। जैसे आपका इंटरव्यू होता है, तो व्यू का मतलब तो देखना, और इंट्रो मींस अंदर की, आपके अंदर क्या चीज छुपी हुई है, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, क्या आप बंठन के वैसे तो नहीं आ गए?
क्या आप जेन्युइनली जैसे हैं वैसे ही आपका मतलब आपको झकझोर लेंगे वो इंटरव्यू के अंदर, वही आपका इंटरव्यू होता है। तो इंट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं। तो इंट्रोस्पेक्ट से बना इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट से इंट्रोस्पेक्शन। नेक्स्ट वन रिट्रोस्पेक्ट। देखो रिट्रोस्पेक्ट का मतलब भी देखना, लेकिन रिट्रो का मतलब पीछे, रिट्रो मींस पीछे, तो पीछे मुड़ के देखना। पीछे मुड़ के वैसे पीछे मुड़ के देखना नहीं, मतलब आपने जो भी गतिविधियां की हैं, जो भी काम किए हैं, आप नहीं कहते एक बार पीछे मुड़ के देखो भाई आपने अब तक क्या ऐसा क्या किया है, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, तो रिट्रोस्पेक्ट कहते हैं। तो रिट्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पीछे मुड़कर देखना या पीछे देखना, पीछे देखने को रिट्रोस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन सर्क्यूमस्पेक्ट। प्यारे बच्चों बड़ा अच्छा वर्ड है सर्क्यूमस्पेक्ट। सर्क्यूम जो वर्ड है ये आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, मैथमेटिक्स में सुना होगा, सर्क्यूमफेरेंस, है ना। सर्क्यूमफेरेंस का मतलब क्या होता है, परिधि। तो सर्क्यूमफेरेंस का मतलब क्या होता है, परिधि। तो सर्क्यूम का मतलब सर्कल, सर्क्यूम का मतलब सर्कल होता है। तो सर्कल मतलब सर्क्यूमस्पेक्ट करना मतलब चारों तरफ देखना, चारों तरफ देखना मतलब ऐसा इंसान जो चौकन्ना होता है। चौकन्ने इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्क्यूमस्पेक्ट कहते हैं। तो इसका मतलब चौकन्ना, चौकन्ना इंसान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्क्यूमस्पेक्ट कहते हैं। इसी को सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉशियस, CAUTIOUS। तो देखो ऐसे ऐसे करके जो भी वर्ड्स होंगे आपके, मैं आपको बताता चलूंगा जो एग्जाम से पूछने लायक हैं। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थिंक अबाउट हो जाएगा। और अगर आपको कहीं पे इंट्रोस्पेक्ट लिखा मिलता तो आपके इसका सिनोनिम क्या हो जाता है, इंट्रोस्पेक्ट हो जाता, सही आंसर। दूसरा जो वर्ड है दैट इज एंटोनिम ऑफ रिवील करना। देखो रिवील करना, रिवील, अब देखो अब की बार क्या पूछा इसने, एंटोनिम पूछा। एंटोनिम का मतलब ये जो वर्ड होगा इसका बिल्कुल उल्टा होगा, ये जो वर्ड होगा इसका बिल्कुल उल्टा होगा। प्यारे बच्चों सपोज करो आपको इसका मीनिंग नहीं पता, देखो ये ट्रिक होती है, ये इस टाइप की ट्रिक होती है एग्जाम्स को सही करने की। क्या ट्रिक हो सकती है, देखो समझो भाई, आपको अगर इसका मीनिंग नहीं पता तो एक क्वेश्चन तो ऐसा मिल ही जाएगा जिस तरीके का आप ऑप्शन देख के उसको ठीक कर सकते हो। कैसे, देखो हाइड का मतलब क्या होता है, छुपाना होता है, हाँ या ना। और शो का मतलब क्या होता है, दिखाना। डिस्क्लोज मानी भी दिखाना। देखो क्लोज का मतलब बंद करना, डिस्क्लोज का मतलब खोल देना, और खोल देने को मतलब दिखाना। तो शो मीनिंग दिखाना, डिस्क्लोज मीनिंग दिखाना, टेल मीनिंग भी बताना या दिखाना। मतलब सबका मतलब एक जैसा आ रहा है, सबका मतलब एक जैसा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये उत्तर हो सकता है तो ये भी हो सकता है, और ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। मतलब तीन तो एक क्वेश्चन के तीन आंसर तो अभी नहीं हो सकते, क्योंकि हमें तो एक को टिक करना है। तो अगर आपको इन तीनों का मीनिंग पता है तो आपको सपोज करो इन तीनों का एक मीनिंग पता है तो आपको पता चल गया कि ये उल्टा है और ये हाइड होता है छुपाना। हाइड क्या होता है, छुपाना। इसका मतलब ये हो गया कि रिवील का मतलब क्या होगा, बताना या दिखाना या उजागर करना। बताना, दिखाना या उजागर करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिवील कहते हैं। अगर सिनोनिम पूछे तो आप कह सकते हो सर शो, अगर दूसरा सिनोनिम पूछे तो आप कह सकते हो डिस्क्लोज, और अगर तीसरा सिनोनिम पूछे तो आप कह सकते हो सर टेल। लेकिन एंटोनिम पूछ ले तो एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, हाइड करना, और हाइड करना मतलब छुपाना। तो ये एक ट्रिक है, क्वेश्चंस को ऑप्शंस देख के भी आप इजीली कर सकते हो। रिवील का मतलब दिखाना और छुपाने को इंग्लिश में क्या कह देंगे, हाइड कर देंगे। तो इसका मीनिंग ना पता होते हुए भी हमने इसको फटाफट और इजीली हमने लिख दिया। इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने अपने पास से लिखी है, सब के सब एग्जाम्स के अंदर आई हुई है, सेम ऑप्शन है या सेम क्वेश्चन है। ऐसे कैसे, प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। एक बार इनको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, तो एक बार देखिए जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है अपना, अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा अपना बीट अराउंड द बुश मीन्स। देखिए प्यारे बच्चों ये फ्रेज है, इडियम्स फ्रेज आपने खूब पढ़े होंगे, लोकोक्ति मुहावरे, फ्रेजेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके एक क्वेश्चन आ ही जाता है, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे, एग्जाम से 2-3 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, जिसको आप 20 मिनट में इजीली याद कर सकते हो, और हो सकता है उनमें से पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होगी क्वेश्चंस के आने की उसी में से। तो देखिए एक बार बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है। देखो सीधी सीधी बात एक बताता हूं कि इडियम्स एंड फ्रेज जब भी आए, इडियम्स एंड फ्रेज जब भी आए तो उसके अंदर एक बात तो फिक्स हो जाएगी, याद रखना। ये एक आपका शॉर्ट ट्रिक भी मान लो, चाहे एक हिंट मान लो, चाहे कुछ भी मान लो क्वेश्चंस को सोल्व करने की, कि जब भी इस सेंटेंस के अंदर जो भी बात लिखी मिले, जो भी लिखा मिले, सपोज करो बुश लिखा मिला हुआ है, सपोज करो ये अराउंड है, अराउंड की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, AROUND, अराउंड लिखा मिले, बीट लिखा मिले, प्यारे बच्चों कहीं पर भी ये तीनों में से कोई भी बात आ जाए तो आपको वो आपका जो आंसर होगा वो नहीं होगा, 99% चांस होगा कि वो जो आंसर है वो
नहीं होगा। कारण क्या है सुन लो, लोकोक्ति मुहावरों का मतलब होता है कि जो शब्द दिया गया है उसका मीनिंग कुछ और होगा, मतलब लिखे गए शब्दों का मीनिंग से कोई वास्ता नहीं होता। जैसे एग्जांपल देता हूं, भाई 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 9 और 2 कितने होते हैं? आप कहोगे सर 9 और 2 तो 11 होते हैं, लेकिन एक फ्रेज बन गया अपने सामने आके, क्या कि 9 2 11 होना। जैसे मैंने बोला 9 2 11 होना, आपके दिमाग में तुरंत आ गया क्या? भाग जाना। आप क्या कहोगे? भाग जाना। 9 2 11 होना, भाग जाना। अच्छा 9 4 13 होना, अब बताओ क्या होगा? तो इसका मतलब तो आपको नहीं पता। इसका मतलब आपने रट रखा है कि 9 2 तो 11 ही होते हैं, लेकिन 9 और 2 11 एक साथ आ जाए तो इसका मतलब भागना होता है। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया कि हमें 9 से 2 से 11 से कोई लेना देना नहीं है। देखो 9 2 11 होना और भाग जाना, किसी का कोई संबंध है? कुछ संबंध नहीं है। इसका मतलब साफ साफ ये समझ में आ गया कि लिखे गए शब्दों का उसके मीनिंग से कोई वास्ता नहीं है। लिखे गए शब्दों को उसके मीनिंग से कोई वास्ता नहीं है। इसका मतलब बीट का, अराउंड का, बुश का, लिखे गए जो शब्द हैं इसके मीनिंग से कोई वास्ता नहीं है। पहली वीडियो में हम थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको चीजें समझानी, अगली वीडियो में थोड़े थोड़े हिंट देंगे, आप फटाफट समझते जाओगे। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है किसी भी बात को घुमा फिरा के कहना, किसी भी बात को घुमा फिरा के कहना। अराउंड का मतलब ऐसे क्या होता है? आसपास बोलना, मतलब मेन डायरेक्ट पॉइंट पर ना आकर बातों को घुमा फिरा कर कहना क्या कहलाता है? बीट अराउंड द बुश कहलाता है। इसको देखो तो क्या बोला इसने? नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू, इशू के ऊपर डायरेक्ट रूप से ना बोलना ही क्या कहलाता है? बीट अराउंड द बुश कहलाता है। मतलब आपसे कहीं पर ये लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये होता है, इसमें आएगा सर्चिंग फॉर ए लॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये नहीं हो सकता। स्पीकिंग करेक्टली, सही बोलना नहीं हो सकता क्योंकि इसका मतलब तो उल्टा हो गया। नॉट टेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन लेना, ये नहीं आ सकता। मतलब 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गए। तो इसको याद करने का जो सही सा माध्यम होगा, तरीका होगा, वो क्या होगा? वो ये होगा, ऐसे कर लो कि देखो बुश का मतलब झाड़ी होता है। बुश मीन्स क्या होता है? झाड़ी। बुश जो वर्ड है इसका मतलब झाड़ी होता है। और बीट मीन्स पीटना, मतलब ये कोई झाड़ी है, इस झाड़ी के अंदर सपोज करो कोई सांप है, कोई चीज है और आपको उसको पीटना है। तो आप क्या कर रहे हो? झाड़ी के चारों तरफ पीटने लग रहे हो, उसको मेन जो चीज है उसके ऊपर आप नहीं अटैक कर रहे हो। तो मतलब ये होगा बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश मतलब उसके चारों तरफ पीटना, लेकिन जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर जोर ना डालना। दिस इज कॉल्ड बीट अराउंड द बुश। मतलब किसी भी चीज के ऊपर डायरेक्ट रूप से ना बोल के इनडायरेक्टली बोलना, मतलब किसी चीज के ऊपर डायरेक्टली ना बोलना, घुमा फिरा कर बातें करने को क्या कहते हैं? बीट अराउंड द बुश कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट वन जो वर्ड है, ये फोर्थ जो अपना ऑप्शन जो क्वेश्चन है, ये कहता है आइडेंटिफाइड द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस देखो प्यारे बच्चों, वो ये भी कह सकता था आपसे कि एरर जो है, एक सेंटेंस दे देगा, आपसे बोलेगा कि एरर बताओ इस सेंटेंस में क्या आएगा, इस सेंटेंस में एरर क्या होना चाहिए। प्यारे बच्चों एरर जो होता है ना, ERR, ये एरर जो वर्ड है इसका मतलब होता है गलती करना, और इसी से इसने क्या बना दिया? ERROR बना दिया। एरर, एरर मीन्स होता गलती, एरर मीन्स गलती। आपसे वो एक सेंटेंस लिखे ये भी कह सकता है इस सेंटेंस में कहां गलती है। आपसे ये 5 सेंटेंस ऐसे दे देगा, ये 4 सेंटेंस दे देगा और आपसे बोल देगा कि बताओ ABCDE, ये 5 सेंटेंस दिए हैं, मैंने जानबूझ के दिए हैं क्योंकि ये पहले वाला जो है ये आपका क्वेश्चन है और 4 सेंटेंस दिए थे कि बताओ ये तो क्वेश्चन है, इसका सही जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, सही स्टेटमेंट क्या होगी। तो प्यारे बच्चों आपको ये तो क्वेश्चन मिला था, इसको तो मैं ए ना लिख के ABCD लिख देता हूं ताकि ये चीज आपके पेपर में आई थी और ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था। तो कहता है इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो और लाइन को पढ़ने के बाद आपको बताओ कि इसमें कोई गलती लगी क्या। गलती तो है क्योंकि नो एरर का कोई ऑप्शन नहीं है, तो या तो ए सही होगा या बी या सी या डी। अब तुक्का मारोगे तो कोई तो एक तो किसी का तो लगेगा ही। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान से सुन लो, क्या सही होगा? मेन बात क्या होगी? ध्यान से सुनो, मेन बात ये होगी कि यहां पर 4 ऑप्शन कौन से सही होंगे। अब सही करने का जो तरीका होगा, देखो एक तो ये हो कि मैंने आपको टेंस के ऊपर वीडियो बना रखी है, फिर नरेशन पे वीडियो बनाई, अभी मैं आर्टिकल पे वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे वीडियो बनाऊंगा। जिसने प्लेलिस्ट नहीं देखी प्लेलिस्ट देख लो और जितने वीडियोस हैं आप उसको देखो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें वहां से सोल्व करने हैं। अगर आप तैयारी करो तो अच्छे से तैयारी कर लो। दूसरी बात यह है कि ना केवल हरियाणा पुलिस का पेपर होगा, हरियाणा पुलिस के साथ साथ में आपका हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर का होगा, ग्राम सचिव का होगा, ग्राम पटवारी का होगा, आपका कैनल पटवारी, लैंड रिकॉर्ड पटवारी, इन सब का होगा, स्टाफ नर्स का पेपर होगा। ऐसे करके और भी बहुत सारी पोस्ट एक एक करके हरियाणा जो डिपार्टमेंट है, HSSC डिपार्टमेंट, भोपाल सिंह जी ने बोला है कि दिसंबर से पहले 50,000 पोस्ट पे वो 50,000 लोगों को नियुक्त करा देंगे, वो अपॉइंट करा देंगे। तो प्यारे बच्चों, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू ज्वाइन HSSC।
और वो कैसे कर सकते हो? बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत के बल पे कर सकते हो। तो मेहनत करोगे तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड वन डे। और मेहनत में सिर्फ तुक्का काम नहीं करेगा, आपको अगर मेहनत करनी है तो जेन्युइन आप मेहनत करो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो इनमें कौन सी बात गलत होगी? देखो इसमें आर्टिकल की गलती है। आर्टिकल जो है ए एन दी, जो आर्टिकल है ए एन दी, अपने 3 वर्ड्स हैं ये। इनमें से देखो दी आर्टिकल के ऊपर इसने बात पूछी है, क्या बात पूछी है? लर्निंग द फ्रेंच। देखो इसने फ्रेंच जो भाषा है, देखो ये क्या है? फ्रेंच क्या है? भाषा है। प्यारे बच्चों याद रखना, भाषाओं के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। क्या बोला मैंने? भाषा के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, जापानी हो, फ्रेंच हो, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी भाषा हो, किसी भी भाषा से पहले आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। मतलब ये दी नहीं आ सकता, और ये दी यहां पर नहीं आ सकता। तो प्यारे बच्चों सीधी सीधी बात है, दी यहां पर भी नहीं आ सकता। इसका मतलब अपना ये सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। लर्निंग ऑफ फ्रेंच इज नॉट इजी, कहता है फ्रेंच सीखना आसान नहीं है। तो ये ऊपर वाला जो सेंटेंस था ना, इसका दी हटा दिया, ये सही बन गया। लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी, सिर्फ दी हटेगा। अब ये चेक करो दी हटते कौन सा ऑप्शन में आ गया? लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी, ये आ गया। देखो कई तो सेंस भी नहीं देते, जैसे फ्रेंच लर्निंग इज नॉट इजी। फ्रेंच तो इसको एडजेक्टिव बना दिया भाई, इसने फ्रेंच को क्या बना दिया? एडजेक्टिव, लेकिन नाउन है, सब्जेक्ट का काम करेगा। यहां पर लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी, ये सही हो जाएगा, क्योंकि अब की बार लर्निंग को एडजेक्टिव बनाया है। लर्निंग को एडजेक्टिव बनाया है, तो एडजेक्टिव नाउन के चक्कर में मत पड़ो। बस ये सेंस दे रहा है सिंपल सिंपल, क्या कि भाई किसी भी भाषा के नाम से पहले दी नहीं आएगा। अब इसने 3 ऑप्शन जो थे ना, ऑप्शन की पूर्ति के लिए आपको अब उसको और भी तो ऑप्शन देने थे ना, इसलिए किसी में ऑफ लगा दिया बीच में, किसी में फ्रेंच को आगे लिख दिया। लेकिन क्या है? लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच सीखना। देखो आप क्या कहते हो, इंग्लिश स्पीकिंग या स्पीकिंग इंग्लिश? स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट इजी, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। मतलब स्पीकिंग इंग्लिश आता है ना कि इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। नीचे दिया गया सेंटेंस है, इसको कंप्लीट करो। मेरी टेंस की वीडियो देख लो, टेंस की वीडियो आप देखोगे तो इस ये वाला पॉइंट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। और नहीं भी अगर देखोगे तो भी मैं आपको यहां पर तो समझा देता हूं, लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन आ जाएगा उसमें आप गलती कर सकते हो। कैसे? टॉमी डैश द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम बैक। कहता है टॉमी ने प्लेस छोड़ दिया। देखो लीव जो वर्ड होता है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है लीव। इस लीव का मतलब होता है LEAVE, लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, और एक होता है LIVE, इसको कहते हैं लीव। बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस नहीं पता, बोलने में दोनों को लीव बोलते होंगे। देखो दिस इज लीव, लीव, और दिस इज लीव। तो लीव और लीव, इस लीव का मतलब रहना, इस लीव का मतलब छोड़ देना, ठीक है। और एक सिक लीव वाला जो लीव भी पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है छुट्टी। इस लीव का मतलब क्या होता है? छुट्टी होता है। चलो तो देखिए, टॉमी डैश द प्लेस ओनली व्हेन रोहित केम बैक। अब देखो प्यारे बच्चों, कहता है टॉमी ने जो प्लेस था, जो स्थान था, वो छोड़ा, केवल तभी छोड़ा जब रोहित वापस आया था। तो देखो प्यारे बच्चों, ये वर्ड की कौन सी फॉर्म है? देखो ध्यान से सुनो, जल्दी से बताओ मेरे को देख के कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है। आप कहोगे सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जिनको नहीं पता एक बार वो देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये। देखो एक तो होता कम, एक होता केम, और एक होता कम। टेंस के चैप्टर में मैंने अच्छे से पढ़ाया था। ये कौन सी फॉर्म? ये सेकंड फॉर्म। प्यारे बच्चों सेकंड फॉर्म केवल किस में आ सकती है? पास्ट में। पास्ट का मतलब भूतकाल, मतलब कोई भी एक्टिविटी आपने आज से कुछ समय पहले की थी, चाहे आज सुबह की हो, चाहे कल की हो, चाहे 100 दिन पहले की हो, लेकिन आपने कुछ एक्टिविटी अभी नहीं की, अभी से पहले की है, वो पास्ट में होती है। तो देखो रोहित आया था तब ही टॉमी ने प्लेस स्थान को छोड़ा था। अब एक बात हो, तो रोहित अब आया था कि पास्ट में आया था? आप कहोगे सर केम सेकंड फॉर्म है, पास्ट में आया था। जब ये पास्ट में आया था तब ही इसने ये जगह छोड़ी होगी, हाँ या ना? बिल्कुल। जब ये आया था तब ये गया था, जब ये आया था तब ही ये गया था। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आने का जो काम था जिस समय पे हुआ था सेकंड फॉर्म से, इसका जाने का काम भी तभी हुआ होगा सेकंड फॉर्म से। तो प्यारे बच्चों अपने पास एक तो विल आ गया। देखो एक तो ये देख लो विल आ गया। विल किस में आता है? फ्यूचर में। तो फ्यूचर की बात प्रेजेंट पास्ट में नहीं हो सकती, ये बात मैंने आपको बता रखी है टेंस के अंदर। टेंस का टॉपिक पढ़ लेना। फ्यूचर की बात पास्ट फ्यूचर सॉरी क्या बोलते हैं इसका, पास्ट की बात फ्यूचर में नहीं हो सकती, या फ्यूचर की बात पास्ट में नहीं हो सकती। दूसरी बात है लीव। ये लीव देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा हुआ है, और मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आएगा तो वो बात किसकी करता है? प्रेजेंट की। और फर्स्ट फॉर्म भी किसकी बात करती है? प्रेजेंट की। जिन बच्चों को नहीं पता एक बार लिख लो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए चाहे उसके साथ SEIS आए, दोनों किस में आते हैं? प्रेजेंट में आते हैं। और सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट में आती है। और ये किस में आता है? ये फ्यूचर में आता है। तो प्यारे बच्चों ये फ्यूचर में है, ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। तो ये सेंटेंस किस में लिखा गया है? आप कहोगे सर ये सेंटेंस तो पास्ट में लिखा गया है। तो ये सेंटेंस जब पास्ट में लिखा गया है तो डेफिनेटली आपका जो ऊपर वाला सेंटेंस होगा वो भी किस में लिखा जाएगा? वो भी पास्ट में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस में क्या आएगा?
लेफ्ट आएगा। लेफ्ट इज द राइट आंसर। अब आपने मेरे हिसाब से मैच कर लिए होंगे कि 5 क्वेश्चन में से आपके कितने तुक्के मारे थे या कितने आते थे आपको, तो मेरे हिसाब से आपने अपने आप को जज कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, मैं इसी तरीके की आपको रोजाना एक एक वीडियो डाल लूंगा। 60 वीडियो होंगी और कभी कभी मैं आपको 2 वीडियो दे सकता हूं। अगर आपकी पढ़ने की इच्छा होगी तो आप उसको पढ़ भी सकते हो, क्योंकि 60 दिन अपने पास एग्जैक्टली है नहीं, तो अपने पास लगभग 40 के आसपास दिन है। तो 40 दिन में मेरे को 60 वीडियो डालने हैं, तो मैं 60 की 60 वीडियो इस टाइप के जो वर्ड्स होंगे उनके ऊपर बताऊंगा और आपको समझने में काफी इजी भी हो जाएगा। हो सकता है आज कुछ चीजें आपको समझ में ना आई हो क्योंकि फर्स्ट डे था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अगली वीडियो में और कॉन्सेप्ट, उसमें फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट खुलता जाएगा, माइंड ब्रॉड होता जाएगा, चीजों को सीखने की समझने की जो कैपेसिटी है आपकी वो बढ़ती जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दो, शेयर भी कर दो भाई। और वीडियो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले पता चल जाए कि हमारी वीडियो आ गई है। चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे हंस रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, खेल रहे हो, आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।